मोदी ने 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने अम्फन तूफान से प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया और आसमान से देखा कि बंगाल के एक बड़े हिस्से को तूफान ने किस कदर नुकसान पहुंचाया। वायुसेना के विमान में बैठे प्रधानमंत्री ने मास्क लगाए रखा और गले में गमछा भी डाले रखा। हाथ में एक टैब पर वो इलाके की जीपीएस लोकेशन देखते रहे और साथ में बंगाल के प्रभावित हिस्से का एक नक्शा भी देखते रहे। विमान में प्रधानमंत्री के ठीक सामने राज्यपाल जगदीप धनखड़ बैठे दिखे और उनके पीछे वाली सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी। विमान से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि तूफान के साथ आई बरसात ने दूर दूर तक खेतों को तालाब में बदल दिया। रिहायशी इलाके भी तैरते हुए दिखने लगे। घरों, दफ्तरों, बांधों और खेतों में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। लेकिन राज्य पर आए बड़े संकट के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य सरकार के साथ खड़ी दिखी। सियासी मतभेद भुलाकर ममता बनर्जी खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंची और कोलकाता एयरपोर्ट पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ खड़ी दिखी। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री विमान से उतरे और हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ गए। एयरपोर्ट पर ही वायुसेना का एक विमान पहले से खड़ा था, जिसमें बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई दौरे के बाद प्रधानमंत्री सीधा बसीरहाट पहुंचे और बंगाल सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। पूरी बैठक में कोरोना से जुड़ी सावधानियों का खास ध्यान रखा गया। नुकसान बड़ा है, इसलिए आकलन होना बाकी है, लेकिन पीएम ने राज्य को बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी प्रधानमंत्री के साथ बैठे दिखे, लेकिन दोनों की कुर्सियों के बीच भी 2 गज दूरी का पूरा ध्यान रखा गया। तूफान की मार झेल रहे बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री ने हर मुमकिन मदद का वादा किया। संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। अम्फन तूफान से हुए नुकसान की भरपाई में कई महीनों का वक्त लग सकता है। रेलवे ने टिकट खिड़की से टिकटों की बिक्री शुरू कर दी, जिसके बाद देश के कई रेलवे स्टेशनों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई, जिनके बीच दूरी के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर लोगों की लंबी लाइन दिखी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पहाड़गंज की तरफ और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आज से रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है उसके लिए लंबी कतारें यहां पर हैं। स्टेशन के अंदर पहुंचने के बाद लोगों के हाथ साफ करवाने का भी इंतजाम किया गया। सड़क पे जो लाइन है वो 5-5 लोग आते हैं और उनको पहले कहा जाता है कि वो अपना हाथ वगैरह साफ करें, हाथ धुलें और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। टिकट खिड़की पर भी भीड़ भाड़ नहीं दिखी। लोग लाइनों में लगकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ ऐसा ही हाल मुंबई में भी दिखा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखी और पुलिस वाले लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए कहते रहे। वहाँ भी जाने का वहाँ गोला बने हैं, रिजर्वेशन काउंटर से टिकट मिलना खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो लोग फोन पर टिकट बुक नहीं कर पाते या जो स्मार्टफोन नहीं चलाते। मुंबई में भी टिकट काउंटर के पास भीड़ जमा होने नहीं दी गई। रेलवे पुलिस वाले और जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और सबको एक एक कर अंदर आने की परमिशन दे रहे हैं और 3 काउंटर यहाँ पे खुले हुए हैं। आप काउंटर पे जाइए, पेमेंट कीजिए और अपनी टिकट बुक कराइए। हालांकि टिकट लेने पहुंचे ज्यादातर लोग कंफर्म टिकट नहीं पा सके, क्योंकि 21 जून तक की ट्रेनों की सभी टिकटें थोड़ी ही देर में बुक हो गईं। देश भर में मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों ने रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार पर अलविदा नमाज अपने घरों में ही पढ़ी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में इतनी भारी संख्या में पुलिस के जवानों को देखकर कुछ लोगों ने अटकलबाजी शुरू की, तो पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को भरोसा दिया और किसी के बहकावे में न आने के लिए समझाया। क्या कर्फ्यू लगने वाला है, क्या बैटरी बुला ली है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। साथ ही दिल्ली पुलिस ने लोगों से अलविदा और ईद की नमाज भी घर में ही पढ़ने की अपील की। कुछ ऐसे गलत लोग हैं जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तमाम लोग घर में ही नमाज अदा करें प्लीज। जिसका पूरा असर दिखा और जामा मस्जिद में सिर्फ शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की मौजूदगी में अलविदा की नमाज पढ़ी गई, जिसमें मस्जिद की कमेटी के गिने चुने लोग ही शामिल हुए। इस टाइम लॉकडाउन की वजह से तमाम धार्मिक स्थल बंद है, लिहाजा हम लोगों ने लोगों से अपील की है कि अपने घर में रहकर अल्लाह की इबादत करें। पाकिस्तान के कराची में एक यात्री विमान रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस विमान ने 107 लोगों को लेकर लाहौर से उड़ान भरी थी।
लेकिन कराची हवाई अड्डे पर लैंड करने से ठीक पहले ही विमान एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। गिरने के बाद विमान में आग लग गई और उससे धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जिन इमारतों पर विमान गिरा था उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा। कई इमारतों में आग लग गई। नीचे खड़ी गाड़ियां भी लपटों में घिरी नजर आईं। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हादसे का शिकार हुए विमान का एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि ये विमान के क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले का वीडियो है। इस वीडियो में विमान आसमान में चक्कर काटता नजर आया। बताया गया कि विमान का लैंडिंग गियर खराब हो गया था, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। लेकिन इसी बीच उसके दोनों इंजन भी फेल हो गए और वो रनवे तक पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। हादसे से ठीक पहले विमान के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच हुई बातचीत से भी यही तस्वीर सामने आई। जी सर, proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi and runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. विमान के क्रैश होने के बाद राहत बचाव की टीमें और दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया। इस दौरान विमान के मलबे से कई शव निकाले गए, जबकि कई घायलों को भी निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सामने आई तस्वीरों में बचाव कर्मी एक छोटे बच्चे को निकालकर लाते दिखे। हालांकि घनी आबादी वाला इलाका होने की वजह से बचाव के काम में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान के कराची में हुए विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान लैंडिंग से पहले रिहायशी इमारतों के ऊपर गिर गया था। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर की। हादसे का शिकार हुए इस विमान में चालक दल के 8 सदस्यों समेत 107 लोग सवार थे। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों का अपने गांव लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी एक स्पेशल ट्रेन करीब 1400 लोगों को लेकर बिहार के जमुई पहुंची, जहां स्टेशन पर एक एक कर लोगों को ट्रेन से नीचे उतारा गया। अभी आप लोग आराम से बैठिए, दरवाजे पर खड़ा मत होइए। ट्रेन से उतरने के बाद सभी मजदूरों को प्लेटफॉर्म पर बने गोल घेरों में खड़ा किया गया ताकि उनके बीच जरूरी दूरी बनी रहे, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने एक एक कर सभी के शरीर का तापमान मापा। इस बीच प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने गाना गाकर मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया। हम तेरे साथ हैं, बढ़ो ना। सूरत से ही 1000 से ज्यादा मजदूर एक ट्रेन से बिहार के नवादा पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई और कई बसों से उन्हें उनके गांव में बने क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। हांगकांग की संसद में लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने चीन के नए नेशनल सिक्योरिटी बिल के खिलाफ जमकर हंगामा किया। चीन की संसद में पेश होने वाले इस बिल के तहत हांगकांग में सुरक्षा के नाम पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकेंगी, जिसके खिलाफ हांगकांग की संसद में जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोकतंत्र समर्थक सांसद अध्यक्ष की मेज तक पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने प्लेकार्ड दिखाकर चीन के इस बिल का विरोध किया। हंगामा होते देख सदन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सांसदों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ सांसदों को तो जबरदस्ती सदन से बाहर निकाल दिया गया। इस कार्रवाई का हंगामा कर रहे दूसरे सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अध्यक्ष का रास्ता रोक लिया। हालांकि उन्हें किसी तरह सदन से बाहर निकाल लिया गया। चीन के इस बिल के विरोध में आम लोग भी सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने एक सरकारी दफ्तर का घेराव किया। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इस आग ने कुछ ही देर में कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। झुग्गियों में रखे कई सिलेंडरों में धमाके की वजह से यह आग और तेजी से फैली, जिसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें वहां से उठती दिखाई दी। वहां रह रहे कुछ लोग आग की लपटों के बीच फंस गए, जिन्हें वहां से किसी तरह निकलने के लिए लोग आवाज लगाते नजर आए। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग झुग्गियों से सामान हटाकर दूर ले जाते दिखाई दिए। हटा लो। कुछ देर बाद दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई और गाड़ियां बुलानी पड़ी। इस वक्त जो झुग्गियों में जो आग है टोटली पूरी अंडर कंट्रोल है। आग में अपना सब कुछ गंवा चुकी कुछ महिलाएं कैमरे के सामने रोती दिखाई दी। एक महिला ने तो आग लगने के दौरान ही चोरी का भी आरोप लगाया। मैंने अपने लड़की के लिए शादी के लिए एक सामान जोड़ रहे थे, हमारे तो ताला तोड़ करके सारा सामान गायब कर दिया। दूसरे राज्यों से यूपी के झांसी पहुंचकर बिहार के मजदूरों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र और गुजरात समेत दूसरे राज्यों में काम करने वाले ये मजदूर अपने गांव लौटते वक्त झांसी में फंस गए, जिससे मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
कोरोना संकट के बीच मजदूरों ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। कुछ सुविधा नहीं दे रहा है, फोन भी लगा रहे हैं, प्रशासन बिहार का प्रशासन भी वो भी मोबाइल स्विच ऑफ है। हालांकि झांसी में फंसे बिहार के इन मजदूरों के लिए यूपी सरकार की तरफ से खाने पीने का इंतजाम किया गया। साथ ही कई बसों की भी व्यवस्था की गई ताकि ये मजदूर अपने गाँव लौट सकें। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रेन या बस की व्यवस्था करके उनकी बॉर्डर तक रवाना करने की व्यवस्था की जा रही है। बसों का इंतजाम होने के बाद ये मजदूर उनमें बैठकर अपने गाँव के लिए रवाना हो गए। दूसरे राज्यों से यूपी के झांसी पहुंचकर बिहार के मजदूरों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र और गुजरात समेत दूसरे राज्यों में काम करने वाले ये मजदूर अपने गांव लौटते वक्त झांसी में फंस गए, जिससे मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोरोना संकट के बीच मजदूरों ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। कुछ सुविधा नहीं दे रहा है, फोन भी लगा रहे हैं, प्रशासन बिहार का प्रशासन भी वो भी मोबाइल स्विच ऑफ है। हालांकि झांसी में फंसे बिहार के इन मजदूरों के लिए यूपी सरकार की तरफ से खाने पीने का इंतजाम किया गया। साथ ही कई बसों की भी व्यवस्था की गई ताकि ये मजदूर अपने गाँव लौट सकें। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रेन या बस की व्यवस्था करके उनकी बॉर्डर तक रवाना करने की व्यवस्था की जा रही है। बसों का इंतजाम होने के बाद ये मजदूर उनमें बैठकर अपने गाँव के लिए रवाना हो गए। लेबनान की राजधानी बेरूत में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां के ऊर्जा मंत्रालय का घेराव कर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार के बिजली कटौती के फैसले के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नाराज प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्रालय की इमारत के अंदर घुस गए और वहां बिजली कटौती के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वहां पहले से ही बड़ी संख्या में तैनात पुलिस वाले उन्हें बाहर भगाते दिखे। जो लोग जोर जबरदस्ती कर रहे थे उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आई और उन्हें घसीटते हुए इमारत से बाहर ले गई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और बहसबाजी भी हुई, जिसके बाद हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें खींचते हुए अपनी गाड़ियों की ओर ले जाती दिखी। नाराज लोगों ने वहां की सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। बताया गया कि वहां पर रोजाना 12 घंटे लोगों के घरों की बिजली काट दी जाती है। ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई, जिसके बाद उनका गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में फूलों की खेती करने वाले किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। लॉकडाउन की वजह से फूलों की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हो गया, क्योंकि बाजार बंद होने की वजह से वो फूल मंडी तक नहीं पहुंच पाए और पूरी फसल खेतों में ही सूख गई। किसानों ने बताया कि लॉकडाउन और फूलों की मांग कम होने की वजह से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसी दरमियान हमारी सीजन चलती है। परेशान किसानों ने सरकार से मदद की भी अपील की। लॉकडाउन होने की वजह से फ्लावर मंडी बंद होगी और फ्लावर कहीं बिक नहीं रहा। सरकार हमारी कुछ न कुछ सहायता करे। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल एसोसिएशन ने छात्रों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया, जिसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर एक कमरे के आगे बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दिए और इस पूरी क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद यूट्यूब पर डाल दिया गया। ऑनलाइन क्लास की जानकारी मिलते ही कुछ छात्राएं यूट्यूब पर इन्हें देखती हुई भी नजर आईं। बताया गया कि ऑनलाइन क्लास के साथ ही ये प्रोफेसर फोन या व्हाट्सएप के जरिए भी छात्रों की मदद में जुटे हैं। So they can just contact the teachers over the phone. They can even send their messages through WhatsApp and hence they can clarify their doubts. ऑनलाइन क्लास शुरू होने से छात्र भी बेहद खुश दिखे। छात्रों ने अलग अलग क्लास के लिए वीडियो बनाने वाली पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। So it has been very useful for me during these holidays. Whole team have come up with a very good thing. कोरोना संकट के बीच अमेरिका के एक और शहर सैन फ्रांसिस्को में बेघरों के लिए टेंट लगाए गए। जिन लोगों के पास अपने घर नहीं थे और जो सड़कों के किनारे सोते थे, उन्हें इस महामारी का खतरा ज्यादा था, जिसके बाद प्रशासन ने उन लोगों के लिए टेंट का इंतजाम किया ताकि कोरोना के खतरे से वो बच सकें। सैकड़ों टेंट लगाकर उनमें बेघरों को पनाह दी गई। हर टेंट के बीच दूरी का भी खास ख्याल रखा गया, जिससे लोग पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। संकट की इस घड़ी में ठिकाना मिल जाने के बाद लोग काफी खुश दिखाई दिए। बताया गया कि प्रशासन की ओर से बेघर लोगों को टेंट के अलावा कुछ होटल में भी ठहराने की व्यवस्था की गई। इससे पहले कैलिफोर्निया के कई दूसरे शहरों में भी बेघरों के लिए टेंट लगवाए गए थे। कोरोना संकट के बीच एमपी और राजस्थान के कई जिलों में टिड्डियों के झुंड ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि टिड्डियों को भगाने के लिए राज्य सरकारों की तरफ से लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, फिर भी उनके हमले नहीं रुक रहे, जिसकी एक तस्वीर एमपी के धार से भी सामने आई, जहां कई बीघा में उगाई गई गोभी की फसल को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ।
कड़ी मेहनत से उगाई गई फसल को जब उन्होंने बर्बाद होने के बाद देखा तो उनकी परेशानी दुगनी हो गई। आधे घंटे के अंदर अंदर ये हालत कर दी, घर से खेत पे आते आते। टिड्डियों के हमले से फसल के बर्बाद होने पर किसानों ने मुआवजे की मांग की। करीबन 100 बीघे के आसपास में गोभी पूरी नष्ट हो गई हमारे। मुआवजा चाहते हैं, अब देखो जो राहत मिल जाए इसमें। राजस्थान के अजमेर में भी आसमान में उड़ रहे टिड्डियों के झुंड ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों के ऊपर आसमान में हजारों की संख्या में